नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषन् वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज काल पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि कर रहे हैं कि पर्याय को तो आपने मान लिया एक समय की पर्याय होती है, लेकिन वो पर्यायवान के बिना कैसे हो सकती है? वृत्तिमान के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए क्योंकि अकेले वृत्ति में उत्पाद व द्रव्य नहीं बनता, और अगर उत्पाद व द्रव्यपना भी नहीं है तो अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक पर्याय नष्ट हो गई, दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई, उनमें आपस में कुछ माने एक एकत्वपना तो रहा ही नहीं। पहली पर्याय के नाश होने पर पूरी तरह वस्तु का नाश मानना पड़ेगा। देखिए पेज नंबर 286 पर सबसे ऊपर थे, बात ये चल रही थी कि जिस पदार्थ के प्रदेश अथवा एक प्रदेश भी परमार्थ से ज्ञात नहीं होते, मन जिसका एक भी प्रदेश नहीं है, उस पदार्थ को शून्य जानो जो कि अस्तित्व से अर्थांतरभूत है, यानी अस्तित्व से परे है, अस्तित्व से अन्य है, माने अभाव रूप है। तो वहाँ ये चर्चा की कि अकेली वृत्ति नहीं होती वृत्तिमान के बिना। अब देखिए, इसलिए तत्व विप्लव के भय से अवश्य ही वृत्ति का आश्रयभूत कोई वृत्तिमान, माने वो परिणति जिसके आश्रय से हो, वो वृत्ति जिसके आश्रय से हो, ऐसा वृत्तिमान ढूंढना स्वीकार करना योग्य है। वह तो प्रदेश ही है, अर्थात वह वृत्तिमान सप्रदेश ही होता है, क्योंकि अप्रदेश के अन्वय तथा व्यतिरेक का अनुविधायित्व असिद्ध है। अन्वय माने ये वही है, ये वही है, ये वही है, और व्यतिरेक माने ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। तो ऐसा कब बन सकता है कि जब वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक हो। जो अप्रदेश होता है वह अन्वय तथा व्यतिरेकों का अनुसरण नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही है, ये वही है, ये वही है, वो उसमें सिद्ध नहीं होगा। अर्थात उसमें द्रव्य तथा उत्पाद व्यय नहीं हो सकते। इस प्रकार काल सप्रदेश है, तो उसके एक द्रव्य के कारणभूत लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेश क्यों ना मानना चाहिए? कह रहे चलो हमने मान लिया सप्रदेशी है, तो वो कह रहा है कि सप्रदेशी है ना, उसको बहुप्रदेशी मान लो, कि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश वाला मान लो काल को। ठीक है, पहले तो वो मान ही नहीं रहा था, तो हमने कहा भैया, जब हमने कहा अप्रदेशी तो वो ये मान बैठा कि प्रदेश ही नहीं होते, तो उसको सिद्ध किया नहीं भैया प्रदेश होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बहुप्रदेशी होना चाहिए, लोकाकाश के प्रमाण बराबर उसके प्रदेश हों। उत्तर, ऐसा हो तो पर्याय समय प्रसिद्ध नहीं होता। क्या कि अगर वो काल द्रव्य लोकाकाश प्रमाण हो जाए एक अकेला, तो फिर काल माने समय रूप पर्याय की सिद्धि नहीं होगी। अब कैसे नहीं होगी वो समझने की बात है। देखो, हाँ, क्योंकि अगर हम उसे असंख्यात प्रदेशी माने कालाणु को, तो पर्याय समय प्रसिद्ध नहीं होता, इसलिए असंख्य प्रदेश मानना योग्य नहीं है। एक कालाणु के असंख्य प्रदेश मानोगे तो क्या गड़बड़ आएगी? देखो, उसकी प्रसिद्धि करने के लिए समझा रहे हैं। परमाणु के द्वारा प्रदेश मात्र द्रव्य समय का उल्लंघन करने पर,
द्रव्य समय कह रहे हैं कालाणु को, माने एक परमाणु प्रदेश मात्र जो काल द्रव्य है उसका उल्लंघन करे, यानी परमाणु के द्वारा एक प्रदेश मात्र कालाणु से निकट के दूसरे प्रदेश मात्र कालाणु तक मंद गति से गमन करे। कौन? परमाणु। अगर परमाणु इस प्रकार मंद गति से गमन करे तब पर्याय समय प्रसिद्ध होता है। तो उसी से तो सिद्धि करते हैं कि अब ये एक समय हो गया। यदि द्रव्य समय माने वो जो काल द्रव्य है वो लोकाकाश तुल्य असंख्यात प्रदेशी हो तो पर्याय समय की सिद्धि कहाँ से होगी? क्यों कि पहले तो वो एक कालाणु एक प्रदेशी था, तो एक प्रदेश को पार करे वो एक समय होता है। अब कालाणु असंख्य प्रदेशी हो गया, ठीक है। अब अगर उसको एक समय में पार करेगा माने उस पूरे कालाणु को, क्योंकि ये था कि एक आकाश प्रदेश पर स्थित जो कालाणु है उसको उल्लंघन करने पर परमाणु को जितना समय लगता है वो एक समय था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ? कालाणु असंख्यात प्रदेशी हो गया, तो अब समय की सिद्धि कैसे होगी? या तो समय इतना बड़ा मानना पड़ेगा कि सारे प्रदेशों पे से गुजरे, क्योंकि अब प्रदेश तो असंख्यात हैं लेकिन काल एक है और उसको असंख्यात प्रदेशी मान रहे हैं, तो फिर ये समय की प्रसिद्धि कहाँ से होगी? प्रसिद्धि तो प्रसिद्धि तो जैसे धर्म द्रव्य की प्रसिद्धि कैसे की आपने? जीव पुद्गल की गति से ही तो की, नहीं तो कैसे आप उसको प्रसिद्ध करोगे? यद्यपि उसकी सत्ता उससे नहीं है लेकिन उसके बिना उसको समझाएंगे कैसे? सही है। अलग अलग कालाणु, आकाश के हर प्रदेश पर न्यारा न्यारा काल द्रव्य है, रत्नों की राशि के समान, इसीलिए कहा उसको कि वो आपस में जुड़ के स्कंद भी नहीं बनता, ठीक है, और एक एक प्रदेशी है, एक एक कालाणु। तो समय की प्रवृत्ति कैसे बताई थी इन्होंने कि एक पुद्गल परमाणु एक आकाश प्रदेश पर स्थित जो कालाणु है उसको उल्लंघन करे, माने उसके नज़दीक वाला जो दूसरा कालाणु है वहाँ तक पहुँचने में वो जो काल द्रव्य का परिणमन हुआ वो उसकी पर्याय हुई एक समय की। अब क्या होगा? अगर आपने काल द्रव्य को असंख्यात प्रदेशी माना तो वो उस पूरे असंख्यात प्रदेश को पार करे, ठीक है, उतने में तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो फिर एक समय की सिद्धि कैसे करोगे? एक समय की सिद्धि ही नहीं होगी, असंख्यात तो समय गुजरने पर होगी उसकी, यानी काल द्रव्य की जो पर्याय थी वो समय रूप सिद्ध नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। अखंड है। उसी प्रकार अगर आप ये मानो कि कालाणु एक प्रदेशी ना होकर वो पूरे लोकाकाश में एक अखंड व्याप्त है, ठीक है, तो अब वो कालाणु निमित्त होगा, माने वो काल द्रव्य की पर्याय को ही तो समय कहते हैं। अब वो जो काल द्रव्य की पर्याय होगी वो कब होगी? एक पर्याय कि जब उस पूरे कालाणु को पार करे एक पुद्गल परमाणु। अब वो पूरे कालाणु को पार करेगा तो फिर उसमें तो असंख्यात समय जाएंगे। सबसे बड़े, सबसे अधिक है उसको। देखो, आकाश के प्रदेशों के द्वारा ही सबका नाम बताया एक तरह से। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, आकाश तो पूरा अखंड है, अब उसके जितने स्थान में आता है उसको हमने एक प्रदेश कहा, आकाश का एक प्रदेश। अब उसी के द्वारा सबका माप होता है। सबका माप काल कितना है कि जितना आकाश का एक प्रदेश है, ठीक है, जितना आकाश का एक प्रदेश है उतना ही कालाणु है, तभी तो वो भी एक प्रदेशी है। जहाँ हम कहते हैं जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, तो आत्मा का एक एक प्रदेश आकाश के प्रदेश के बराबर ही होगा।
तो प्रदेश की माप परमाणु से की है। की ना तो वो तो है ही एक प्रदेशी। आकाश, देखो आकाश का एक प्रदेश मापा हमने परमाणु से, ठीक है। तो जो हमारा एक प्रदेश नप गया, अब आपको प्रदेश समझ में आ गया ना। अब हम उस प्रदेश से माप बता रहे हैं कि कालाणु कितना के एक प्रदेशी, जीव कितना के असंख्यात प्रदेशी, धर्म द्रव्य कितना के असंख्यात प्रदेशी। पहले आपको प्रदेश समझा दिया किसके द्वारा, शुद्ध पुद्गल परमाणु जितने आकाश के क्षेत्र को घेरता है, वो एक स्टैंडर्ड बन गया नाप। अब उस स्टैंडर्ड नाप से प्रदेश आपको समझ में आ गया। अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो, अथवा इसको प्रदेश ना कह के आप अंश कह दो। क्या आपको पता लग गया, पुद्गल परमाणु आकाश के जितने अंश को घेरता है वो एक अंश। तो ऐसे ऐसे अंश परमाणु में कितने हैं कि एक, ऐसे ऐसे अंश काल में कितने हैं कि एक, ऐसे ऐसे अंश जीव में कितने हैं कि असंख्यात, ठीक है। उसको अंश कह लो, इकाई कह लो, लेकिन वो अलग अलग द्रव्य, न्यारा न्यारा है, सेपरेट सेपरेट है कालाणु। जैसे आकाश तो एक सिर्फ एक सिंगल है और वो पूरे में व्याप्त है। आकाश के एक प्रदेश को प्रदेश तो कह रहे हैं, किसी का भी एक प्रदेश हो सबको प्रदेश कहेंगे। नहीं, काल के एक प्रदेश को काल द्रव्य तो इसलिए कहा कि वो पूरा का पूरा है ही एक प्रदेशी। प्रदेश को काल द्रव्य नहीं कहा। प्रदेश के द्वारा हमने सिद्धि की कि जिसके प्रदेश नहीं होते वहाँ वो द्रव्य ही नहीं होता। वो तो हमने उसका साइज बताया है कि कालाणु आकाश का कितना स्थान घेरता है कि उसका एक प्रदेश घेरता है, तो इस कालाणु को कहा एक प्रदेशी। पुद्गल, हाँ, हर एक प्रदेश पर न्यारा न्यारा काल द्रव्य है। नहीं, संख्या में असंख्यात काल द्रव्य हैं, असंख्यात हैं काल द्रव्य। जैसे जीव अनंत हैं, लेकिन कालाणु असंख्यात हैं और एक एक प्रदेशी है। जीव अनंत है, लेकिन एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। मैं बताता हूँ दोबारा। देखो प्रश्न क्या किया कि काल अगर सब प्रदेश है, ठीक है, प्रदेशवान है, तो उसके बहुत सारे प्रदेश होने चाहिए। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने इसके भी प्रदेश मान लो, क्या आपत्ति है? क्योंकि सब जगह तो है ना कालाणु। भाई आकाश का कोई ऐसा, लोकाकाश का ऐसा कोई प्रदेश तो है नहीं जहाँ कालाणु नहीं है। तो वो कह रहे हैं एक कालाणु को असंख्यात प्रदेश वाला मान लो, लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक प्रदेश पर अलग अलग न्यारा न्यारा कालाणु द्रव्य है। एक कालाणु तो एक प्रदेश पर ही है। अब उसको तर्क से सिद्ध करते हैं कि अगर ऐसा मानोगे तो जो काल द्रव्य की पर्याय, अगर आप काल द्रव्य को इतना बड़ा मानोगे ना, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, तो हमने उसकी जो पर्याय होती है उसको समय कहा है, ठीक है। और उसकी पर्याय कैसे परिवर्तित होती है कि जब एक पुद्गल परमाणु, ठीक है, एक आकाश के प्रदेश को उल्लंघन करता है और वहीं पर कालाणु भी स्थित है, तब उस कालाणु का परिणमन होता है, तो उसकी समय रूप पर्याय व्यक्त होती है। अब आपने उसको एक प्रदेशी ना मानकर असंख्यात प्रदेशी माना। मंद गति की बात है ना, मंद गति की बात है। तो कहते हैं इस प्रकार काल सब प्रदेश है, माने प्रदेशवान है, प्रदेश वाला है, तो उसके एक द्रव्य के कारणभूत लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेश क्यों ना मानना चाहिए? कि हम उसको एक द्रव्य मान लें अलग अलग कालाणु ना मानकर, और जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही एक काल द्रव्य के मान लें। ऐसा हो तो पर्याय समय प्रसिद्ध नहीं होता, इसलिए असंख्य प्रदेश मानना योग्य नहीं है। परमाणु के द्वारा प्रदेश मात्र द्रव्य समय माने कालाणु, कालाणु का उल्लंघन करने पर
माने परमाणु के द्वारा एक प्रदेश मात्र कालाणु से निकट के दूसरे प्रदेश मात्र कालाणु तक मंद गति से गमन करने पर ये पर्याय समय, माने काल द्रव्य की पर्याय रूप जो एक समय है वो प्रसिद्ध होता है। और अगर द्रव्य समय यानी काल द्रव्य लोकाकाश के तुल्य असंख्य प्रदेशी हो तो पर्याय समय की सिद्धि कहाँ से होगी? आई कुछ बात समझ में नहीं आई? अब जितनी है उतनी ही है। लेकिन जितना कह सकते थे उतना तो कहा उन्होंने। यदि द्रव्य समय अर्थात काल पदार्थ लोकाकाश जितने असंख्य प्रदेश वाला एक द्रव्य हो तो भी परमाणु के द्वारा उसका एक प्रदेश उल्लंघित होने पर पर्याय समय की सिद्धि हो, ऐसा कहा जाए। अब देखो अगला तर्क क्या कहते हैं कि ठीक है कालाणु हो असंख्यात प्रदेशी, लेकिन उसके एक प्रदेश को पार करने में ही समय हो जाए तो क्या आपत्ति? आपकी भी सेटिंग बैठ जाएगी, हमारी भी। तो कहते ये भी ठीक नहीं है। क्यों? अब देखो ये थोड़ा सा सूक्ष्म बात है। द्रव्य के एक देश की परिणति को, माने उसके एक प्रदेश का जो परिणमन हुआ उसको संपूर्ण द्रव्य की परिणति मानने का प्रसंग आता है। एक देश की वृत्ति को संपूर्ण द्रव्य की वृत्ति मानने में विरोध है। संपूर्ण काल पदार्थ का जो सूक्ष्म वृत्तीय अंश है वह समय है। क्या कह रहे हैं? पूरे काल पदार्थ का जो परिणमन है ना उसका नाम समय है, लेकिन उस काल पदार्थ के एक अंश का परिणमन उसका नाम समय नहीं है। पहली बात दोबारा से देखो, उसने क्या प्रश्न किया कि हम काल द्रव्य को उतना विस्तृत मान लें असंख्यात प्रदेश वाला, लेकिन वहाँ ऐसा मान लो कि उसके एक प्रदेश को परिणमित होने में वो समय की उत्पत्ति होती है। क्या कह रहे हैं कि परमाणु उस काल द्रव्य के एक प्रदेश को पार करे उतने में समय हो जाता है, ऐसा मान लो तो क्या आपत्ति है? फिर ये मानना पड़ेगा कि जो समय है ना वो काल के एक प्रदेश की पर्याय है कि पूरे काल द्रव्य की पर्याय है समय। बताओ जो समय है वो पूरे काल द्रव्य की पर्याय है कि उस काल द्रव्य के एक प्रदेश की पर्याय है, तो इसलिए वो आपत्ति आएगी उसमें। दूसरा देखो, तिर्यक प्रत्यय को उर्दू प्रत्यय मानने का प्रसंग आता है। तिर्यक प्रत्यय को, तिर्यक प्रत्यय क्या बताया था आपको? जो बहुप्रदेश है। ठीक है, अब क्योंकि आपने काल द्रव्य को इतना बड़ा माना असंख्यात प्रदेश वाला, लेकिन प्रदेश तो ऐसे एक के बाद एक नहीं होता। तो अगर आप इस तरह से एक एक समय मानोगे तो फिर ये मानना पड़ेगा कि पहले काल द्रव्य के एक प्रदेश पर परिणमन हुआ, समय हुआ ना, फिर दूसरे प्रदेश पर परिणमन हुआ तो दूसरा समय हुआ। तो ये जो तिर्यक प्रत्यय था इसको आपने उर्दू प्रत्यय मान लिया। फिर ये तो उर्दू प्रत्यय में होता था कि पहले एक समय परिणमन होगा, फिर क्रम क्रम से एक एक पर्याय उत्पन्न होती थी। लेकिन आपने इस अखंड काल द्रव्य में इसके जो असंख्यात प्रदेश हैं, आपने एक एक प्रदेश का क्रम क्रम से परिणमन मान लिया कि पहले उसके एक नंबर के प्रदेश पर वो समय होगा, फिर दूसरे नंबर के प्रदेश पर, फिर तीसरे नंबर के प्रदेश पर कालाणु के। तो फिर क्या मान लिया आपने? तिर्यक प्रत्यय को उर्दू प्रत्यय मानने का दोष आता है। इस प्रकार कि प्रथम काल द्रव्य एक प्रदेश से वर्ते, क्योंकि वो एक प्रदेश पर जो कालाण वो उद्गल परमाणु उसको पार करे मंद गति से तो एक समय हो गया, फिर उसके दूसरे प्रदेश को पार करे दूसरा समय हो गया। तो ये तो आपने उसमें तिर्यक प्रत्यय में भी उर्दू प्रत्यय मान लिया। इस क्या
क्या बात, ये तो हम उसका खंडन कर रहे हैं, अभी तो हम उसका खंडन कर रहे हैं कि जैसा तुम अगर मानोगे ऐसा तो फिर ये दोष आएगा, तुम ऐसा मानोगे तो ये दोष आएगा। तो यह निराकरण चल रहा है मिथ्या मान्यता का। इस प्रकार तिर्यक प्रत्यय उर्दू प्रत्यय बनकर द्रव्य को प्रदेश मात्र स्थापित करता है। तो फिर तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा द्रव्य एक प्रदेश मात्र रह जाएगा, अर्थात तिर्यक प्रत्यय ही उर्दू प्रत्यय है ऐसा मानने का प्रसंग आता है, इसलिए द्रव्य प्रदेश मात्र ही सिद्ध होता है। तो इससे क्या होगा फिर, द्रव्य प्रदेश मात्र ही सिद्ध होता, इसलिए तिर्यक प्रत्यय को उर्दू प्रत्यय पना न मानने वालों को प्रथम ही काल द्रव्य को एक प्रदेश वाला निश्चित करना चाहिए। तो ये रिवीजन हो गई आपकी। अब आगे देखिए, इस प्रकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य विशेष प्रज्ञापन पूरा हुआ। अब इसमें चलेगा ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। तो अब इस प्रकार ज्ञेय तत्व कहकर ज्ञान और ज्ञेय के विभाग द्वारा, कि ज्ञान कौन है कि आत्मा, और ज्ञेय कौन है कि आत्मा तो है ही, आत्मा के अलावा पूरा विश्व ज्ञेय है। अब ज्ञान और ज्ञेय का विभाग करेंगे तो विभाग में जो परज्ञेय है और स्वज्ञेय है उसका भी विभाग आ जाएगा, क्योंकि जो स्वज्ञेय है वही ज्ञान भी है, लेकिन जो परज्ञेय है वो मैं नहीं। तो ये क्या करता है, ज्ञेय और ज्ञान को एक मान लेता है, लेकिन स्वज्ञेय और स्वज्ञान को एक माने तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये क्या करता है, परज्ञेय और स्वज्ञान को एक मान लेता है। अब आत्मा को अत्यंत भिन्न करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु का विचार करते हैं। देखिए अब गाथा है सरल सरल। हाँ, क्यों माने आपने उसका विशाल माना काल द्रव्य को, लोकाकाश प्रमाण संख्यात प्रदेशी माना। अभी जो परमाणु है वो एक प्रदेश पे गमन करेगा ना, तो एक समय उत्पन्न हो जाएगा। तो एक प्रदेश पर गमन किया, समय उत्पन्न हो गया। समय किसका परिणाम है, कौन से द्रव्य का है, काल द्रव्य का है। अभी जो समय उत्पन्न हुआ ये सिर्फ उस काल द्रव्य के उस एक प्रदेश का परिणाम ठहरा, जबकि पर्याय पूरे अखंड द्रव्य की होती है। तो जो समय है अब वो पूरे द्रव्य का न ठहर कर उसके एक अंश का ठहरा। तो आपने एक अंश के परिणाम को पूरे द्रव्य का परिणाम मान लिया, ये आपत्ति आई। एक देश परिणति को पूरे द्रव्य की परिणति मान लिया। ठीक है, ज़्यादा घबराओ मत, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ समझ में आ ही जाए, धीरे धीरे आ जाएगी। सर में दर्द भी नहीं करना, लेकिन प्रमाद भी नहीं करना। ऐसा भी ना हो कि सर में ही दर्द हो जाए। ठीक है, अपनी अपनी योग्यता प्रमाण। हाँ, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे योग्यता बढ़ती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि चर्चा आएगी तभी बैठेगी, बिना चर्चा आए भी बैठ सकती है। वो तो ज्ञान के 6 उपशम पे आधारित है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। ये नहीं कि कुछ समझने से हमारा मोक्ष हो जाएगा और ये समझ में नहीं आएगी तो मोक्ष रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, जितनी अपनी पास पूंजी है उतना व्यापार कर लो। दूसरे को देख के हिरस करके अपनी झोपड़ी में आग मत लगा लेना महल को देख के। समझ में आया? क्या लगाते थे? क्यों नहीं भाई, बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है, कोर्स की तरह क्यों नहीं पता चलेगा, सब चीज़ें पता चल जाती हैं, पढ़ते हैं उसको। नहीं बताते होंगे उतना बारीकी से। अब आप सोचो ना, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, हम और आप भी पढ़े, हम क्या इतनी बारीकी से हमने स्कूल की किताबें पढ़ी हैं कभी?
बताओ तो अंत में क्वेश्चन आंसर होते थे। नंदलाल दयाराम की कुंजी लाए और कॉपी पेस्ट कर दिया उसमें, अगले दिन चेक करा ली जयराम जी की। मास्टर जी भी ये कहते थे एक एक गाइड खरीद लो सब बच्चे और कुंजी खरीद लो। हमारे टाइम में तो कुंजी चलती थी नंदलाल दयाराम की, 2 रुपये की आ गई, सारे प्रश्नों के उत्तर होते थे। हैं देखो लौकिक पढ़ाई में समय भी ज़्यादा लगाते थे और वहाँ कौन शब्द शब्द सा पढ़ता है। मास्टर जी प्रश्न उत्तर लिखवा दिए कर लाओ, 2 लिखवा दिए, 2 कापी उसमें से कर लाना। हमने तो ऐसी देखी है अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूलों की है। अब ये पढ़ाई तो अलग ही टाइप की है, इसमें तो एक लाइन आप आगे नहीं बढ़ने देते कि ये कैसे आ गया फिर यहाँ कैसे कह दिया। तो मेरे पे भी थोड़ा रहम करो, बहुत कठिन विषय है, समझ में आया। सही है। देखो मैं तो 2 दिन पहले फटाफट निपटा दिया था इस विषय को, इसीलिए। लेकिन अच्छा है, चलो अगर आप लोगों की रुचि है तो इस बहाने हमको भी और अच्छा समझ में आ रहा है और खुलासा हो रहा है। ठीक है, देखो जो पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें, बार बार कहाँ मौका मिलता है। ये तो महाभाग्य से ये प्रवचन सार ग्रंथ बच गया। कितने ग्रंथों की होली जली 6-6 महीने तक। ऐसी प्रतिज्ञा थी शंकराचार्य की कि जब तक माने लगातार 6 महीने तक जैन ग्रंथों की होली जलती रही। अखंड ज्योत जिसे कहते हैं ना, ऐसे उन्होंने कहा कि अखंड चलती रहनी चाहिए। लाओ कितने इनके शास्त्र हैं, सब जलाओ सब जलाओ। इतने भयंकर कसाई जीव। और एक तरफ हम ये कहते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के। अब बताओ जैन दर्शन के अलावा कहाँ है ये बात। जैन दर्शन ये कहता है सत्वेषु मैत्री, कि यहाँ तो एक चींटी मात्र में भी हम दया का परिणाम रखते हैं। एक हरे पत्ते का भी सेवन करते हुए घबराते हैं कि इसमें भी जीव का घात होएगा। समझ में, इतना उदार ऐसा दर्शन कहीं विश्व में देखने को मिल सकता है क्या। और हमें इसकी महिमा ना आए तो फिर हमारी होनहार खराब है। माने जो कुछ नहीं जानते वो कहते हैं कि जैनियों का धर्म सबसे अच्छा है, और हम कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो मस्जिद भी जाएंगे, हम तो गुरुद्वारा भी जाएंगे, हम तो चर्च भी जाएंगे। मेरी भी सोच ऐसे ही थी 10वीं-12वीं क्लास तक। मैं भी ये सोचता था मुझे भी मस्जिद जाऊंगा मैं कभी, क्योंकि वही पढ़ते हैं ना कि सर्व धर्म समभाव, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्या बुराई होगी। धर्म तो सब धर्म है, तो धर्म को नहीं समझते तो ऐसी बातें होती हैं। तो अब देखो ना, अब वो देखो शंकराचार्य को कसाई नहीं होगी, कितनी भयंकर कसाई। माने हम कहीं किसी के खोटे शास्त्र भी हों, कैसे भी हों, तो भी जिसमें किसी दूसरे का दिल दुखे तो वो काम तो हम करना ही नहीं चाहिए। करते कौन करता है? तो इसलिए हम लोगों के भाग्य से ही बचाव होगा कि जो पढ़ रहे हैं ये समझ लेना उन्हीं के भाग्य से ग्रंथ बच गए। जो नहीं पढ़ रहे उनका क्या भाग्य, उन्होंने तो पढ़ ही नहीं रहे ना, उनको उसका क्या लाभ। चलिए अच्छा है। मैंने कुंद आचार्य तो स्वर्ग में होंगे ना, कहाँ होंगे अभी, तो स्वर्ग में ही होंगे। ज़्यादा समय तो हुआ नहीं, और स्वर्ग में कम से कम भी आयु मिले तो भवनत्रिक में मिलती है, भवनत्रिक में तो गए नहीं होंगे। विमान में कितनी है कम से कम लिखी है, ये देखो ये लिखी, ये तो उत्कृष्ट है। जगन में भी मुझे लगता है एक सागर है, वैमानिक देवों में जगन्य आयु भी लेगा तो कम से कम एक सागर की लेगा। और एक सागर में पता है आपको, यहाँ देखो 10 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं। नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का तो एक सागर है। हमारे जो एक काल है ना, कल्प काल, और ये
10 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी। कोड़ा कोड़ी सागर पहला काल उत्तम भोग भूमि 4 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर, और अब 1 कोड़ा कोड़ी सागर में जो चौथा काल था, 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम। अब 21,000 वर्ष का पंचम काल, तो 21,000 वर्ष तो बहुत छोटे हैं, एक सागर की आयु बहुत बड़ी है ना। तो कुंद आचार्य भी देख रहे होंगे, वो भी अवधि ज्ञान कभी जोड़ते होंगे। देखे जरा भैया, हमने इतनी मेहनत करके प्रवचन सार लिखा कि कौन जीव हैं भव्य जीव जो इस प्रवचन सार को खोल के पढ़ते भी हैं। समझ में आया? बाकी एक बात बताऊं आपको कि देवों को ऐसी फुर्सत नहीं होती। क्यों? कि वहाँ विषय भोगों की इतनी अधिकता होती है। देखो 16 स्वर्ग से ऊपर, ठीक है ना, वहाँ तो थोड़ा सा वैरागी टाइप के हैं, क्योंकि अहम इंद्र हैं, बाहर कहीं घूमने फिरने का उनको भाव नहीं आता, ठीक है। और एक आपके जो ब्रह्म स्वर्ग है, 5वां लोकांतिक देव, उन्हें ऋषि कहते हैं, इसीलिए ब्रह्म ऋषि। उसके अलावा बाकी देवों का जीवन तो ऐसे चुटकियों में गुजरता है। क्यों? क्योंकि भोगों में ही लगे रहते हैं। वो क्या है, वज्रदंत चक्रवर्ती का पारम से, भोग निरंतर जात न जान्यो काल। एक समय किसमें रमत निरंतर, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो काल। ऐसे ही होता है, जब सुख के दिन है ना तो पता नहीं चलते, ऐसे गुजरते हैं। और अभी आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाए शरीर में, तो वो रात्रि गुजारनी ऐसा लगेगा वर्षों की कैद हो गई जैसे। कब सुबह होगी, कब डॉक्टर के लेके जाएंगे। अब तो 24/7 है ना, कि हर वक्त खुले शमशान घाट भी, कि ले जाओ और डालो। रात में अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं? शमशान घाट में कर देते हैं मेरे ख्याल से, है ना। CNG और इलेक्ट्रिक पे तो कर ही देते होंगे, वैसे कर देते हैं लोग। करते नहीं ना, डरते हैं भूत वूत चिपट जाएगा। क्यों? भाई लकड़ी में तो बहुत हिंसा होती है ना, रात्रि में दिखेंगे नहीं आपको इतने भयंकर भयंकर जीव। एक बार को कदाचित है, नहीं लकड़ी तो महंगी पड़ती है। हाँ, इलेक्ट्रिक, वो तो मानते हैं ना कि मुक्ति नहीं होगी जब तक लकड़ियों में नहीं जलाओगे। लेकिन आप ये सोचो ना, आप तो अपनी अपनी वसीयत में लिख जाना कि भैया एक तो अंतर्मूर्त में ही शरीर को निपटा दियो, क्योंकि मेरे चक्कर में देखो वो करें जो भी उनकी वो जाने। आप तो अपने परिणामों का फल भोग लोगे कि भैया मेरे एक अंतर्मूर्त में निपटा देना, कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। लेकिन आजकल थोड़ा सरकार और कानून को भी देख लेना, क्योंकि ऐसा ना उल्टा केस पड़ जाए। क्योंकि ये भी हो जाता है कि साहब इन्होंने मार दिया और चुपचाप फटाफट। इसलिए लोग बाग इंतज़ार करते हैं कि थोड़े बहुत रिश्तेदार आने दो, थोड़ी समाज परिवार, तो 2, 4, 10, 20 लोग इकट्ठे कर लो। ज़रूरी है, आज का टाइम ख़राब है ना, कि माने कोई भी घर का फैमिली मेम्बर ही कर देता है क्लेम कि साहब इन्होंने खुद ही मार दिया और खुद ही फूकिया फटाफट। भगवान जाने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ हाँ जी, अब देखिए, अब ज्ञेय और ज्ञान का भेद विज्ञान करेंगे तो आप बड़ी स्थूल बात पे आ गए। देखो, व्यवहार जीवत्व का हेतु, कि व्यवहार जीवत्व क्या है। एक गाथा पढ़ते हैं, आपने कठिनता बहुत सहली, अब थोड़ी सरलता ले लो। सपदे से ही समग्गो
लोगो अट्ठे ही निठिदो निच्चो। निठिदो निठिदो निच्चो। निठिदो सपदे से हिम, फिर एक अक्षर पढ़ रहा है, उसका उच्चारण गाथा का नहीं हो पा रहा था। सपदे से हिम समग्गो, सपदे से ही समग्गो, तो ही बोलना पड़ेगा आपको, अनुस्वार लेना पड़ेगा उसको। सपदे से ही समग्गो लोगो अट्ठे ही निठिदो निच्चो। निठिदो, निठ ट आधा है, ठ पूरा है। निठिदो निच्चो जो तम जान दीजीवो। जी जो तम जान दीजीवो। पाण च दुक्का भी संबद्धो। देखो क्या कह रहे हैं, सप्रदेशे ही समग्गो, सप्रदेश समग्र, लोगों माने लोक, अट्ठे ही माने अर्थे ही, अर्थ माने पदार्थों के। निठिदो निच्चो, निठिदो माने निश्चित, निच्चो माने नित्य। क्या कह रहे हैं, सप्रदेशे ही माने सप्रदेशी द्रव्यों के द्वारा समग्रो लोगो, समग्र लोक, अट्ठे ही निठिदो, जिसमें पदार्थ निष्ठित हैं, रहते हैं। निच्चो कैसा है, वह नित्य है। माने लोक कैसा है, नित्य, कभी ऐसा नहीं उसे किसी ने बनाया, शाश्वत है। जो तम जान दीजीवो, तो उसे जो जानता है वह जीव है। पाण माने प्राण, चदुक्का माने चार, अभिसंबद्धो माने चार प्राणों से संयुक्त है। देखिए, सप्रदेश पदार्थों के द्वारा समाप्ति को प्राप्त, क्योंकि उससे बाहर तो लोक है नहीं। संपूर्ण लोक नित्य है, उसे जो जानता है वह जीव है, जो कि चार प्राणों से युक्त है, लेकिन संसार दशा में। टीका देखिए, इस प्रकार जिन्हें प्रदेश का सद्भाव फलित हुआ है, क्योंकि द्रव्य वही हो सकता है जो प्रदेश हो, जिसके प्रदेश ही नहीं है वो द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे आकाश पदार्थ से लेकर काल पदार्थ तक के सभी पदार्थों से समाप्ति को प्राप्त, माने क्योंकि ये छह द्रव्य लोक में ही पाए जाते हैं, उसके आगे नहीं पाए जाते। तो ये जो समस्त लोक है उसे वास्तव में उसमें अंतःपाती होने पर, अंतःपाती माने उसी में गर्भित होने पर भी अचिंत ऐसी स्वपर को जानने की शक्ति रूप संपदा के द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नहीं। यानी छह द्रव्य लोक के भीतर पाए जाते हैं, तो इनको कौन जानता है? एक जीव जानता है, जीव के अलावा कोई दूसरा इसको नहीं जानता। इस प्रकार जीव के अलावा बाकी सब द्रव्य ज्ञेय ही हैं, वो ज्ञान नहीं है, और जीव द्रव्य ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। इस प्रकार ज्ञेय और ज्ञान का विभाग है। अब इस जीव को सहज रूप से प्रकट अनंत ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है और तीनों काल में अवस्थाईपना जिसका लक्षण है, ऐसा वस्तु का स्वरूप भूत होने से। कैसा है वस्तु का स्वरूप? सहज रूप से अनंत ज्ञान शक्ति जिसका हेतु है और तीनों कालों में नित्य रहना जिसका लक्षण है, ऐसा वस्तु का स्वरूप भूत होने से कैसी है वस्तु? सर्वदा, सभी कालों में, अविनाशी,
निश्चय जीवत्व होने पर भी, माने जीव का स्वरूप तो ऐसा है, कैसा है कि अनंत शक्ति वाला, सदा काल रहने वाला, फिर भी संसार अवस्था में अनादि प्रवाह रूप से प्रवर्तमान पुद्गल संश्लेष के द्वारा। अब इसका क्या हुआ, अनादि से पुद्गल के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ, तो स्वयं दूषित होने से स्वयं भी तो विकारी हुआ ना, तो उसके 4 प्राणों से संयुक्त बना है। कौन कौन से 4 प्राण हैं वो आगे की गाथा में बताएंगे। ठीक है, अभी तो इतना बताया कि संपूर्ण लोक में जो लोक कैसा है, नित्य है, अविनाशी, इसमें जो जानने वाला जीव है, ठीक है ना, वो 4 प्राणों से संयुक्त है, वो व्यवहार जीव की बात है। अब 4 प्राण कौन से हैं वो अगली गाथा में आएगा, और ये भावार्थ भी कर लेंगे। अब जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,